हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग जैसे कि आप सभी को पता है कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर का जो टॉपिक है हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो टॉपिक है उससे जो है हम लोग डेली एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, प्लस उसके साथ ही हम लोग एमसीक्यूज भी कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, जो कि हैं जैसे एरिस्टोटल हो गए हमारे, और ड्राइडन, और एक और राइटर हमने करे हैं। और आज हम करने जा रहे हैं एसटी कॉलेज, यानी कि जो कि है हमारा फोर्थ टॉपिक। ठीक है, 3 राइटर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं विद एमसीक्यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो है हमारे एसटी कॉलेज की थ्योरी जो है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो है एमसीक्यूज की जो है प्रैक्टिस वो करेंगे। तो इनके बारे में पढ़ने से पहले, इनके लिटरेरी एज अ क्रिटिक के रूप में इनको जानने से पहले, हम लोग देखेंगे इनकी छोटी सी जो बायोग्राफी है, जिसमें कि हम लोगों को इनका डेट ऑफ बर्थ क्या दिया गया है, 21 अक्टूबर 1772। बर्थ प्लेस दिया है, डेथ अराउंड जो है ये 61 ईयर के हो गए थे, 25 जुलाई 1834। ठीक है। और वाइफ जो है इनकी सारा फ्रिकर रही हैं। उसके बाद हम देखेंगे कॉलेज एज ए क्रिटिक क्या है, उनके बारे में जो है जानेंगे। S.T. Coleridge was an English poet, literary critic, philosopher, and theologian who, with his friend William Wordsworth, was a founder of Romantic movement in England and a member of Lake Poets। ठीक है। तो आप सभी को पता ही है कि जो हमारे लेक पोइट्स थे वो कौन थे। जो एक हमारे ग्रुप था, 3 राइटर्स थे जो लेक के एरिया के रिगार्डिंग जो है वहाँ आसपास रहते थे। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज लेक पोइट्स। तो ये थे एस.टी. कॉलरिज प्लस वर्ड्सवर्थ, एंड द थर्ड वन वाज रॉबर्ट साउदी। ठीक है। इन द पोइट्री ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज कंपोजिशन सच एज, किस लिए जाने जाते हैं, इनके फेमस वर्क कौन से हैं, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट हो गया, क्रिस्टबल हो गया, कुबला खान हो गया। उसके अलावा हमारी लिरिकल बैलेड्स, ठीक है, जो कि पब्लिश हुई थी 1798 में विद कोलाबोरेटेड वर्क था विद विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है। जिसके साथ ही जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रोमांटिक एज की जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है। और जो ये लिरिकल बैलेड थी वो क्या थी, 23 कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स, जिसमें कि जो है अगर हम बात करें तो वुड्सवर्थ की कुछ पोएम थी अराउंड 19, और उसके अलावा जो है एसटी की जो थी वो 4 पोएम्स थी। और जो ये लिरिकल बैलाड्स थी उसकी जो पहली पोएम थी वो थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ठीक है। पहली पोएम किसकी थी, एसटी कॉलेज की थी। ठीक है। ये तो अदर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर वही लिखा है कि co-authored with Wordsworth लिकर वाला के, he also wrote on educational, social, political and religious matters in lectures on politics and religion 1794। और इसके बाद जो है इनका अगर हम बात करेंगे हिज लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है उसमें क्या आता है, इंक्लूड्स डिटेल्ड स्टडीज ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन। ठीक है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो वर्क आता है उसमें इनमें डिटेल्ड स्टडी है शेक्सपियर और मिल्टन की। एंड अ हाईली इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में जो है पब्लिश हुई थी, जिसकी 2 वॉल्यूम्स थी और 23 चैप्टर्स थे जिसमें। ठीक है। तो यहाँ से अब जो है हमारा शुरू हो जाता है बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि उनका एक क्रिटिकल जो है वर्क था लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, और जिससे जो है कुछ नए पॉइंट ऑफ व्यू जो है उभर कर सामने आए हैं। इनको हम लोग एक इजी वर्ड में समझेंगे, ना कि पूरी थ्योरी जो है वो पढ़ेंगे, वो तो आप लोग खुद ही पढ़ सकते हो। लेकिन हम जो है इनके की पॉइंट्स जानेंगे और इम्पॉर्टेंट जो है लाइंस का मतलब है वही देखेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ने चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा। So, Biographia Literaria is the most important work of literary criticism of the English Romantic period, combining philosophy and literary criticism in new way। ठीक है। इम्पॉर्टेंट वर्क हो जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का इंग्लिश रोमांटिक पीरियड में, जिसमें कि किसको कंबाइन किया गया है, फिलोसफी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एक नए तरीके से। ठीक है। उसके बाद जो है इनकी पहली जो वॉल्यूम है, एज यू नो इसकी 2 वॉल्यूम्स है एंड 23 जो है इसके इसमें चैप्टर्स हैं। तो उसमें जो है अलग-अलग चीज़ों के बारे में उन्होंने बात करी है, अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ ये हैं। तो फर्स्ट वॉल्यूम में उन्होंने क्या बताया है, उनकी जो ऑथर की फ्रेंडशिप है रॉबर्ट साउदी, विलियम वुड्सवर्थ, कॉलेज। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बताया, और कुछ जो अर्ली जो उनके फिलोसोफर्स रहे हैं, उनके टीचर्स रहे हैं,
पहले तो उन्होंने बताया कि जो है उनके साउदी और वर्ड्सवर्थ की जो है फ्रेंडशिप कैसी थी, ठीक है? उसके बारे में है। और उसके बाद वो बताते हैं कि जो उनका फिलॉसफिकल डेवलपमेंट हुआ है, उसके ऊपर उनके टीचर्स का किस जो है प्रभाव पड़ा, और वो कौन से थे जिनका प्रभाव पड़ा था? कैंट हो गए, फिच हो गए और फ्रेडरिक हो गए, ठीक है? उसके बाद जो है 4th चैप्टर जो है बायोग्राफिया का, कॉलरिज ने मेक्स हिज फेमस सजेशन दैट, ठीक है? 4th चैप्टर में उन्होंने जो है फैंसी और इमेजिनेशन के बारे में बात करी है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करेंगे इमेजिनेशन की, तो अगर हम इमेजिनेशन का पॉइंट पढ़ेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम देख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है, देन आई कंसीडर आइदर एज प्राइमरी और सेकेंडरी। मेमोरी को क्या, इमेजिनेशन को क्या कंसीडर कर रहे हैं वो? प्राइमरी और सेकेंडरी, दो तरह की इमेजिनेशन की बात करी है। उन्होंने कहा है कि प्राइमरी जो इमेजिनेशन है वो क्या है? लिविंग पोएम, क्या है? लिविंग पावर है और प्राइम एजेंट है, किसके लिए? ऑल ह्यूमन परसेप्शन के लिए, ठीक है? प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है? लिविंग पावर और प्राइम एजेंट है ह्यूमन परसेप्शन के लिए। यानी कि ये सभी लोगों में होती है, ठीक है? प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो सभी लोगों में होती, और ये क्या है? ह्यूमन जो परसेप्शन का जो है बेसिक प्रोसेस है, ठीक है? और जो है अगर हम बात करें कि ये जो आउटर वर्ल्ड को माइंड में रिसीव करने का पावर होता है, ठीक है? प्राइमरी जो इमेजिनेशन है क्या है? वो आउटर वर्ल्ड यानी कि जो बाहरी दुनिया है उसको माइंड में रिसीव करने की पावर है, ठीक है? ये नेचर को समझने और एक्सपीरियंस करने की क्या करती है? बेसिक शक्ति है, ठीक है? बेसिक पावर है, बेसिक पावर है। ठीक है, तो यही लिखा है, एंड एज अ रेपुटेशन इन द फाइनाइट माइंड। तो मेन पॉइंट है ये, प्राइमरी इमेजिनेशन क्या कहा है उन्होंने? सभी लोगों में होती है, ह्यूमन पर जो ह्यूमन का परसेप्शन होता है उसका बेसिक प्रोसेस है, और ये आउटर वर्ल्ड को माइंड में रिसीव करने की पावर है। उसके अलावा जो है नेचर को समझने और एक्सपीरियंस करने की बेसिक शक्ति है। उसके बाद जो है इन्होंने क्या कहा? सेकेंडरी इमेजिनेशन के बारे में बताया कि एज एन इको ऑफ द फॉर्मर को एग्जिस्टिंग विद कॉन्शियस विल येट स्टिल आइडेंटिकल विद द प्राइमरी इन द काइंड ऑफ ए डिफरिंग इन डिग्री एंड मोड्स ऑफ ऑपरेशंस, डिसॉल्व डिफ्यूजेस डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सेकंड इमेजिनेशन। आसान और इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे, सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या होती है? ये जो होती है पोएट की एक स्पेशल क्रिएटिव पावर होती है, ठीक है? प्राइमरी इमेजिनेशन का ये क्या होता है? ये हायर फॉर्म होता है जो रियलिटी को क्या करता है? जैसे डिसॉल्व कर देता है, डिफ्यूज और डिसिपेट करता है, किस लिए? टू रिक्रिएट, ठीक है? दोबारा रिक्रिएट करती है, ठीक है? और ये जो होती है आर्टिस्टिक क्रिएशन का जो है, जैसे कि कोई कवि है ना, उसकी आर्टिस्टिक जो रचना होगी उसका जो है सोर्स होती है, ठीक है? सो वी कैन से, हम कंक्लूड कर सकते हैं इस तरह से कि प्राइमरी इमेजिनेशन जो है उसको हम कह सकते हैं देखना, ठीक है? किसी चीज को देखना, उसको हम कैसे रिसीव करें। देन सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या करता है? उसे पोएट्री में बदल देना, ठीक है? प्राइमरी इमेजिनेशन जैसे हम उसको किसी चीज को देख रहे हैं, और सेकेंडरी इमेजिनेशन वहां पर काम क्या करती है कि भाई हम उसको जब पोएट्री में बदल देते हैं, ठीक है? तो इसी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रिएटिव पावर, ठीक है? और ये क्या हो गई? हमारी प्राइमरी इमेजिनेशन का हायर फॉर्म हो गया, ठीक है? और इसने क्या किया? जो रियलिटी थी उसको डिसॉल्व किया, डिफ्यूज किया और रिक्रिएट किया, और यही हो गई आर्टिस्टिक क्रिएशन। देन मूविंग टू अदर पॉइंट, हमने जान लिया इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के दो पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। इजी वर्ड में प्राइमरी इमेजिनेशन इज देखना, सेकेंडरी इमेजिनेशन उसको पोएट्री में बदल देना। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैंसी। फैंसी क्या होता है? फैंसी ऑन द कॉन्ट्ररी हैज no other counters to play but fixities and definities. The fancy is indeed no other than a mode of memory emancipated from the order of time and space, blended with modified by empirical phenomena will which expresses by word choice, ठीक है? और इट मस्ट रिसीव ऑल इट्स मटेरियल रेडीमेड, ठीक है? यहाँ पे मटेरियल क्या होता है इसका? रेडीमेड होता है, फ्रॉम द लॉज ऑफ एसोसिएशन। और यहाँ पर जो है इन्होंने थोड़ा बता दिया है, एज द इमेजिनेशन इज रफली जो है इक्विवेलेंट टू रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन, इट ऑपरेट्स मॉरल पर नॉर्मल परसेप्शन कंबाइनिंग वेरियस डाटा एंड थ्रू द कैन।
उसके बाद अगर हम अब देखें कि जो है क्या होता है हमारा जो फैंसी है, तो इसमें जो है इन्होंने फैंसी को क्या बताया है, फैंसी को जो है एसटी कॉलेज ने क्या कहा है, ये क्या होती है, फैंसी जो होती है एक मैकेनिकल पावर होती है, ठीक है, और जिसका काम क्या होता है, सिर्फ आइडियाज़ को जोड़ती है, ठीक है। फैंसी क्या है, मैकेनिकल पावर होती है, आइडियाज़ को क्या करती है, ये कनेक्ट करती है, आइडियाज़ को जोड़ती है। हुँ? उसके बाद ठीक है, इसमें जो होती है क्या होता है, फैंसी जो होती है, इसमें जो होती है क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिविटी नहीं होती है, ठीक है? कोई क्रिएटिविटी नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी मैकेनिकल है और ये आइडियाज़ को जोड़ती है। ये जो होती है, जैसे हमारी इमेजिनेशन थी वो हायर लेवल थी ना, तो ये क्या होती है, इमेजिनेशन से नीचे की होती है। इमेजिनेशन से ये नीचे लेवल की फैकल्टी होती है, ठीक है। फैंसी यानी कि जो, जैसे कि हम जान सकते हैं, रेडीमेड इमेजेस को अरेंज करना होता है। फैंसी का क्या मतलब हो गया, जो रेडीमेड इमेजेस हैं उनको रीअरेंज करना होता है, ठीक है, उनको रीअरेंज नहीं, उनको अरेंज करना होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि इमेजिनेशन थी, नई दुनिया को क्रिएट करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एसटी, फैंसी इज मोड ऑफ मेमोरी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, फैंसी क्या है, मोड ऑफ मेमोरी है, और इमेजिनेशन क्या है, इमेजिनेशन इज अ वाइटल एंड क्रिएटिव पावर, ठीक है। कॉलेज ने क्या कहा, फैंसी को कहा है मोड ऑफ मेमोरी, ठीक है, और इमेजिनेशन को क्या कहा उन्होंने, वाइटल एंड अ क्रिएटिव पावर। तो इन सभी चीज़ों में जो है वही बात इन्होंने लिखी है। उसके बाद जो है हम देखेंगे, जो हमारे हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया से जो फेमस पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया क्या था, इनका क्रिटिकल ऑटोबायोग्राफी थी जो 1817 में पब्लिश हुई, 2 वॉल्यूम थी, और इसका वर्किंग टाइटल क्या था, ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया। The work was shaped by Wordsworth's theory of poetry, the Kantian view of imagination as the shaping power. Post-Kantian thinkers like F.W.J. von Schelling and empiricist influences such as Davy, Hartley, and associationist psychology. The structure is long and meditative, blending autobiography with literary criticism. Its subtitle, Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions, echoes Lawrence Stern's Tristram Shandy, highlighting the intentional formal qualities of the work. कॉलेज स्टाइल इज क्या था, कॉलेज का स्टाइल क्या था, प्लेफुल था, ठीक है, रीडर कॉन्शियस था, एक्सप्लोरेटरी था, रादर देन स्ट्रिक्टली लाइनियर, ठीक है। कॉलेज का जो स्टाइल था वो स्ट्रिक्टली लाइनियर होने के बजाय प्लेफुल, रीडर कॉन्शियस और एक्सप्लोरेटरी था। अर्ली क्रिटिक्स क्वेश्चनड Corey's health and originality, accusing him of plagiarism from Schelling. But by the 20th century, the work was regarded as major in literary theory, with जॉर्ज सैंटबरी कंपेयरिंग हिम एरिस्टोटल, एंड जो है इन्होंने बड़ी प्रशंसा करी, उनका तुलना जो है एरिस्टोटल और लॉन्गिनस से कर दिया। कंटेम्प्रेरी क्रिटिसिज्म डिबेट्स वेदर इट्स फिलोसॉफिकल प्रिटेंशंस आर सीरियस और illusionary हैं. Though scholars recognize a careful underlying structure. The content originated as a preface to a collection of Coleridge's poems explaining and defending his poetic style. It expanded into a literary autobiography covering education, literary pursuit, and a critique of Wordsworth's theory of poetry in the Lyrical Ballads preface. Coleridge distinguishes imagination from, ठीक है, इमेजिनेशन और फैंसी को जो है अलग, उनके बीच में जो है भेद बताया। एम्फिसाइजिंग द एक्टिव माइंड वर्सेस पैसिव असोसिएशनिस्ट साइकोलॉजिस्ट के बारे में बताया है, साइकोलॉजी के बारे में बताया। ही डिफाइंस प्राइमरी इमेजिनेशन, ठीक है, एज वी नो एज द प्राइमरी इमेजिनेशन को, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्राइमरी इमेजिनेशन एज द एसएम प्लास्टिक पावर। क्या कहा है प्राइमरी इमेजिनेशन को, एसएम प्लास्टिक पावर, ये पॉइंट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। Enabling perception of spiritual unity, and secondary imagination as derivative or reflective.
कॉलरिज एड्रेसेस पोएटिक डिक्शन, ठीक है, पोएटिक डिक्शन के एड्रेस करा है उन्होंने, पार्शली अग्रीइंग विद वर्ड्सवर्थ, पार्शली अग्रीड विद वर्ड्सवर्थ, बट क्रिटिक्स द क्लेम दैट, थोड़ा तो उनके साथ सहमत है पर वहाँ आलोचना भी करी है, दैट पोएट्री शुड मिमिक एवरीडे स्पीच। ही इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ, किस कौन सा कॉन्सेप्ट अगर पूछ लें कि जो है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ठीक है, इन रीडिंग पोएट्री, ये किसका द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारे कॉलरिज के द्वारा दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है द मिसिंग ट्रांसडेंटल डिडक्शन डेमोन्स्ट्रेट हिज एंगेजमेंट विद द Scaligian dialectic two forces in nature reflecting subject-object relation. Coleridge intended to reinterpret this dualistic system in a, तो using the historical letters from, ठीक है, तो ये हो जाती थ्योरी हमारी। लेटर इन ओपस मैक्सिमम 1818 कॉलरिज रिजॉल्व दीज इश्यूज, जो इश्यूज उन्होंने किया इनको सॉल्व करा है। ग्राउंडिंग द टू फोर्सेज इन ह्यूमन परसेप्शन व्हाइल असर्टिंग दैट द ट्रिनिटी, तो यहाँ सब जो है ये पढ़ने वाला हो जाता है, बाकी जो मेन हमने वो कर लिया है, ठीक है। ओवरऑल क्या है, बायोग्राफिया लिटरेरिया कंबाइंस, क्या है इसमें, लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी, क्रिटिकल थ्योरी एंड फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन, इन्फ्लुएंशियल आइडियाज अबाउट इमेजिनेशन की बात करिए, पोएटिक डिक्शन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड द इंटरप्ले बिटवीन माइंड एंड डिवाइन क्रिएशन, establishing Coleridge as a central figure in romantic literary theory। तो ये था हमारा जो है हमने पढ़ा एस.टी. कॉलरिज एज अ क्रिटिक, ठीक है, उनका जो वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया जो कि हमारा पब्लिश हुआ है। एक छोटी सी रिवीजन कर लेंगे, 1817 में जो है इसका जो है पब्लिश हुई है बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसमें 2 वॉल्यूम्स हैं एंड 23 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 4 में इन्होंने हमने पढ़ा कि इमेजिनेशन के बारे में बात करी है, और ठीक है, इमेजिनेशन हो गया, और जो है फैंसी के बीच में जो है डिफरेंस बताया है, उसके अलावा जो है अलग कॉन्सेप्ट भी दिए हैं और इसमें क्या वर्क है और डिफ्रेंशिएट किया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एस.टी. कॉलरिज को एज अ क्रिटिक पढ़ा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एमसीक्यूज रिगार्डिंग दिस थ्योरी, ठीक है, इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहें, समझते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।